साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन, जी हाँ सही सुन रहे हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है। आरआरबी ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में सर दो सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट रिवीजन होना बेहद आवश्यक है, जिनका भी आगे के शिफ्टों में आगे के फेज में एग्जाम है। सर क्या होगा इस वीडियो में? मेरे मित्र, इस वीडियो में हम आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है उसका एनसीईआरटी का जो कंप्लीट लाइन बाय लाइन निचोड़ है वो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, ताकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किसी भी टाइप से सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। ध्यान में रखना कि जब ये आपका पूरा का पूरा वीडियो एनसीईआरटी के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक का कंप्लीट लाइन का निचोड़ है, तो इसका पीडीएफ आपके लिए काफी मायने रखेगा और पीडीएफ आप सबों के पास होना बहुत जरूरी है। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो इस सेशन का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप द लॉजिकल साइंस से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। मेरे मित्र, सीधे सीधे अलैंगिक जनन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा गौर फरमाना होगा किस पे, जनन पे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। थोड़ा सा भी दिमाग पे लोड मत लीजिएगा, चीजें इतनी स्मूथली आपके माइंड में चली जाएगी जितना कि आपने कल्पना भी नहीं करा है। सर जी जनन क्या होता है, पहले तो हमें ये बता दो। मेरे मित्र, आप यूं समझो कि जिस तरह हमें या किसी अन्य जीव जंतु को जिंदा रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है, पाचन की जरूरत होती है, श्वसन की जरूरत होती है, उत्सर्जन की जरूरत होती है, उस तरीके से ये जो जनन का प्रोसेस है हम लोगों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो किसी भी जीव जंतु को जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिर ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती ही क्यों है? मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान देना, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसलिए होती है ताकि आपका जो इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है, आपका जो अस्तित्व है वो क्या हो सर, बना रहे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, इन सभी का मतलब क्या होता है? मेरे मित्र, आसानी से समझना कि हमने आपको पहले ये बताया कि जो रिप्रोडक्शन है वो किसी भी जीव जंतु को जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है, ये उस जीव जंतु के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हमारे शरीर में पोषण की प्रक्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये सब प्रक्रियाएं क्या करती है गुरुजी, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाती है और इसीलिए हम जीवित हैं। अगर पोषण, पाचन, श्वसन में से कोई भी एक प्रक्रिया ठीक से ना हो तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी जीव के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया न की जाए तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि फिर ये होता क्यों है? इसलिए होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा सिमिलर नया जीव उत्पन्न करता है। ध्यान से समझना कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा क्या करता है सर, नया जीव उत्पन्न करता है। अब आप कहेंगे कि अपने जैसा का क्या मतलब हुआ? मेरे मित्र, मानव मानव जैसा जीव उत्पन्न करता है, जो गाय है वो गाय जैसा जीव उत्पन्न करता है, भैंस भैंस जैसा जीव उत्पन्न करता है, बिल्ली बिल्ली जैसा जीव उत्पन्न करता है, कुत्ता कुत्ता जैसा जीव उत्पन्न करता है। तो आप यूं समझो कि अलग अलग जीव जो है वो अपने जैसे नया जीव का निर्माण करता है और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोसेस चलती रहती है। और आप कहते हो कि सर हम आज भी कुत्ता देख रहे हैं, आज भी बिल्ली देख रहे हैं, आज भी भेड़ देख रहे हैं, आज भी गाय देख रहे हैं, आज भी भैंस देख रहे हैं, आज भी मनुष्य को देख रहे हैं। तो किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होता है। और रिप्रोडक्शन समान तौर पे क्या है, तो आप कहेंगे अपने जैसा, अपने सिमिलर क्या करना, नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो जो हम ये कह रहे हैं कि सर रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन ये किसके लिए आवश्यक है? आप कहेंगे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब याद रखना कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जब नया जीव उत्पन्न होता है, जैसे कि मानव का हुआ, तो आप कहेंगे सर मानव जैसा होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता के जैसा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसा होगा। तो मेरे मित्र, ये जो पूरा का पूरा कम्युनिटी है, चाहे वो मानव का हो या फिर कुत्ता का हो या बिल्ली का हो, ये पूरे के पूरे कम्युनिटी क्या करते हैं सर, अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं ताकि उसकी जो प्रजाति की संख्या है वो बनी रहे, ताकि उसकी जो मतलब अलग अलग कह सकते हो स्तर पर जो जीव हैं उसकी संख्या बनी रहे और इस वजह से उसका अस्तित्व इस दुनिया में बना रहेगा। और हम क्या कहेंगे कि ये मानव है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। मतलब साफ है
कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो केवल और केवल किस लिए है, तो प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है। ये बात आप सभी अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। क्या कि सर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होगा तभी ना मेरे मित्र आप कुत्ता को देख पाओगे, बिल्ली को देख पाओगे। अब सोचो कि कुत्ता में रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए आपके आसपास के इलाका का, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे आसपास के इलाके से कुत्ता खत्म हो जाएगा। जो पहले से कुत्ता है वो तो मरेगा भी, क्योंकि मृत्यु तो परम सत्य है। अब सोचो मानवों में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होना बंद हो जाए, तो आप कहेंगे जितने भी मानव है एक समय ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा, और इस धरती से फिर क्या होगा, मानव का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो मेरे मित्र हमारे कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन केवल और केवल प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करता है। ये बात आप सभी ध्यान में रखना। अब जब रिप्रोडक्शन प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने में सर कह सकते हो मदद करता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाएगी। बिल्कुल मेरे मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सर इसमें होता क्या है, तो मेरे मित्र इसमें नए जीव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, नए जीव उत्पन्न होते हैं। एक बेसिक लेवल पे नए जीव उत्पन्न होना या नए बच्चे का आना, ये तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, आप सभी समझ रहे हो। इसमें होता क्या है, जो नए बच्चे जन्म लेते हैं या जो मैंने बोला अपने जैसे सिमिलर, तो इसमें क्या होता है मेरे मित्र, इसमें जो डीएनए का कॉपी होता है उसका फॉर्मेशन होता है। यानी कि रिप्रोडक्शन का जो एक बेसिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है सर, डीएनए का प्रतिलिपि बनता है, डीएनए का कॉपी बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे रिप्रोडक्शन से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातों। पहला क्या कि रिप्रोडक्शन क्या है, आप कहेंगे किसी जीव द्वारा, ध्यान से समझना, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, और इस सेशन के बाद आपको कहीं से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सवाल पूछे जाए आप उसका जवाब आसानी से देंगे। क्या कहेंगे कि किसी जीव द्वारा नया जीव, किसी जीव द्वारा नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता, नया जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया, क्षमता छोड़ दो, उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है, आप सभी कहेंगे सर रिप्रोडक्शन है। ठीक, दूसरी बातें क्या याद रखेंगे, दूसरी बातें आप सभी याद रखेंगे कि जनन जनन जीवों के जनन जीवों के अस्तित्व, जनन जीवों के अस्तित्व को, जनन जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु आवश्यक है, बनाए रखने हेतु आवश्यक है। अब ध्यान दो कि ये तो हो गया कि सर ये जनन की दो मुख्य बातें थी जिसको आपने समझाया है। मेरे मित्र तीसरी मुख्य बातें याद रखना है कि जनन के प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है। आप सभी कहेंगे कि जनन में या जनन क्रिया में, ठीक है, जनन क्रिया में वास्तविकता, जनन क्रिया में वास्तविकता डीएनए के प्रतिलिपि, डीएनए के प्रतिलिपि, ध्यान देना ये प्रतिलिपि का मतलब क्या हुआ, कॉपी। डीएनए के प्रतिलिपि का मतलब क्या हुआ, कॉपी। तो मेरे मित्र जनन क्रिया में वास्तविकता क्या होता है सर, डीएनए के प्रतिलिपि का निर्माण होता है, डीएनए के प्रतिलिपि का निर्माण होता है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि जब आप जनन के बेसिक चीजों को समझ लेते हो तो यहीं पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जनन है ये क्या होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ध्यान से समझना। एक को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेरे भाई इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखना, शुद्ध हिंदी में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। आप कहेंगे बिल्कुल याद है गुरुजी। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि अलैंगिक और लैंगिक का मतलब क्या हुआ। सर यहाँ पे जो लैंगिक इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब किससे है, लिंग से है। किससे है, लिंग से है। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लिंग दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अगर हम लोग बायोलॉजिकली इसको देखें। और याद रखना आप सभी कि लिंग अगर हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे मेल और फीमेल, क्या कहेंगे, मेल और फीमेल। अब मेरे मित्र रिप्रोडक्शन की वो प्रक्रिया जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता हो,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। और ध्यान रखना कि यहाँ पे बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन के केस में मेल को हम लोग और फीमेल को हम लोग पेरेंट के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं, पेरेंट सेल के रूप में देखते हैं या पेरेंट के रूप में देखते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल की आवश्यकता होगी। लेकिन मेरे मित्र ये जो अलैंगिक जनन है, लैंगिक में किसकी आवश्यकता, मेल और फीमेल की, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। हा? और इसी को हम लोग आप कह सकते हो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, तो वहां आएंगे, लेकिन इससे पहले आप आसान भाषा में समझ जाओ तो आपके लिए बेहतर है। मेरे मित्र अलैंगिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें सर कोई भी लिंग पार्टिसिपेट ना करे, कोई भी लिंग पार्टिसिपेट ना करे, यानी कि अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें सर लिंग का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। यहां मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स नहीं होते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि सर बेसिक तौर पे सर अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बिना लिंग के सहारे जनन की प्रक्रिया होती है, बिना लिंग के सहारे जनन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए तो इसमें अलैंगिक लगा हुआ है, मतलब जहां लिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मेरे मित्र आप ये समझो कि लैंगिक जनन में जो मैंने बोला इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होगी, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो मेरे मित्र याद रखना कि ये हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में डबल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है, डबल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। जबकि मेरे मित्र अलैंगिक जनन में आप याद रखना इसमें सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, इसमें सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। मतलब कोई जीव है तो वो अपना मतलब अकेले ही जनन कर लेगा, कोई जीव है तो वो अपना अकेले ही जनन कर लेगा। तो मेरे मित्र अलैंगिक जनन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है। अब ध्यान दो कि लैंगिक जनन में हमने बोला मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता होगी। तो मेरे मित्र आप सभी ये याद रखो कि मेल के बॉडी से क्या निकलेगा, आप कहेंगे स्पर्म, क्या निकलेगा स्पर्म। फीमेल के आप कहेंगे ओवम, ओवम को ही हम लोग अंडाणु कहते हैं, और स्पर्म को हम लोग आप कहेंगे गुरुजी शुक्राणु कहते हैं। मेरे भाई याद रखो कि शुक्राणु को और अंडाणु को हम लोग गैमेट्स के रूप में देखते हैं। अगर हम कहीं पे भी गैमेट्स बोल रहे हैं, अगर हम कहीं पे भी गैमेट्स बोल रहे हैं तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये शुक्राणु एवं अंडाणु है, शुक्राणु एवं अंडाणु। अब आपको मालूम है कि शुक्राणु कहां होगा, मेल में, तो शुक्राणु को मेल गैमेट्स बोल दें। सर अंडाणु कहां होगा, फीमेल में, तो सर जो अंडाणु है उसको फीमेल गैमेट्स बोल दें, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र याद रखो कि चूंकि अलैंगिक जनन में कोई लिंग पार्टिसिपेट नहीं करता है तो आप सभी कहेंगे यहां कोई गैमेट्स भी नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में गैमेट्स होता है। तो मेरे मित्र अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है सर जिसमें जिसमें कोई गैमेट्स, जिसमें इसमें कोई गैमेट्स, इसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें कोई गैमेट्स यानी कि शुक्राणु और अंडाणु पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसमें कोई गैमेट्स भाग नहीं लेता है, इसमें कोई गैमेट्स भाग नहीं लेता है। जबकि आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे लैंगिक जनन में तो सर गैमेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, गैमेट्स भाग लेता है, गैमेट्स क्या करता है, भाग लेता है। ये चीज ध्यान रखना। अब मेरे मित्र ये देखो कि ये तो एक बेसिक अंतर है कि सर अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और लैंगिक जनन में डबल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई गैमेट्स भाग नहीं लेगा, इसमें सर गैमेट्स भाग लेगा। ये एक बेसिक अंतर है, ये एक बेसिक अंतर है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखो कि लैंगिक जनन के प्रक्रिया में आप देखते होंगे कि एक ही माता पिता के दो संतान होते हैं, तो दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अलग अलग होता है, दोनों की बॉडी की संरचनाएं अलग अलग होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विंस, हम जुड़वा बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं। तो एक ही माता पिता के दो संतान में आपको विविधता देखने को मिलती है, और पूरे मनुष्य जाति में देखो तो आप कहोगे सर अलग अलग रंग के अलग अलग स्ट्रक्चर वाले लोग मिलेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि लैंगिक जनन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, अत्यधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। विविधता का मतलब हुआ भिन्नता। अब देखो आप ही के गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसका रंग रूप शकल सूरत अलग अलग होगा,
हमारे गांव के जो लोग होंगे उसका रंग रूप शकल सूरत अलग अलग होगा। तो ये भिन्नता है, लेकिन है क्या सर, सबके सब मनुष्य ही हैं, तो मनुष्यों में भी विविधता है। और सर अदर जंतु में तो विविधता आपको देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन आप जब अलैंगिक जनन में आओगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा विविधता, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप ये कह सकते हो मेरे मित्र कि लैंगिक जनन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। लैंगिक जनन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। जबकि मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, अगर हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन में, तो आप सभी ये याद रखेंगे कि लैंगिक जनन में सर विविधता 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 नग्न होती है। विविधता क्या होती है, नग्न होती है, मतलब नेग्लेजिबल होती है। आप गुलाब के पौधे को आप कहेंगे गुलाब के पौधे जैसा ही देखेंगे, अमीबा को अमीबा के जैसा ही देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा सर डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रकार के जनन में जंतुओं में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। आप कहेंगे लैंगिक जनन में जंतुओं में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। मेरे मित्र किस प्रकार के जनन में आपका जंतुओं में कम विविधता देखने को मिलती है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अलैंगिक जनन में जो विविधता होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं विविधता नग्न होती है। क्या होती है, विविधता नग्न होती है। अब मेरे मित्र ध्यान दो यहां पे कि आपके एग्जाम में जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं वो किससे पूछे जा रहे हैं सर, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक जनन का आप कह सकते हो बेसिक हुआ कि जनन ये होता है और जनन कितने प्रकार होते हैं, जनन में होता क्या है। अब अलैंगिक जनन जो है वो सर मतलब अलग अलग जंतुओं में या आप कह सकते हो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। और मेरे मित्र अलैंगिक जनन में सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे शामिल होते हैं। ठीक है, और जो लैंगिक जनन है इसमें भी पेड़ पौधे और जो मानव या जंतु हैं वो शामिल होते हैं। तो ये याद रखना, ये याद रखने वाली बातें हैं क्या, ये याद रखने वाली बात ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये होगा किसमें, तो आप सभी कहेंगे कि सर पौधा तथा जंतु में हमें देखने को मिल सकता है, पौधा तथा जंतु में हमें देखने को मिल सकता है। अब ये जो आपका अलैंगिक जनन है ये किस में होगा भाई साहब, ये किस में होगा, तो आप सभी याद रखना कि सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन आ जाता है चेला, आप कहेंगे बैक्टीरिया आ जाता है गुरुजी, प्रोटोजोआ आ जाता है, ठीक है, अलगी आ जाता है। तो मेरे मित्र ये जो अलैंगिक जनन है ये सूक्ष्म जीव तथा पादप में देखने को मिलता है, याद रखना पादप में भी देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी है जो आपको पादप में भी देखने को मिलता है और सूक्ष्म जीव में भी देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज कि सर लैंगिक जनन पौधा और जंतु दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीव और पादप में देखने को मिलेगा। सूक्ष्म जीव मतलब सर अमीबा हो गया, या फिर आप बात कर लो किसकी, आप बात कर लो लेशमानिया की, बात कर लो प्लाज्मोडियम की। तो ये सब क्या है, एक प्रकार के प्रोटोजोआ है ना, और ये प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे मित्र याद रखना कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया सूक्ष्म जीव और पादप में देखने को मिलती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधा और जंतु में देखने को मिलती है। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो अलैंगिक जनन के प्रकार से पूछे जा रहे हैं। गुरुजी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार क्या है। तो आप सभी ये हेडिंग लगाओ मेरे मित्र, आप सभी ये हेडिंग लगाओ अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार जरूरी है, इसीलिए मैं इतना इसको सर शिद्दत से आप सबों के सामने परोस रहा हूं, ताकि आपको एक बार में सर चीजें माइंड में हो जाए और इस सेशन के बाद से आप सर अलैंगिक जनन के बारे में कभी सोचबे मत करो। ठीक है, और ध्यान देना अगर सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक तो करिएगा ही करिएगा, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अलैंगिक जनन के प्रकार की बात कर रहे हैं तो आप सभी ध्यान में रखना कि पहला जो आपको प्रकार देखने को मिलता है वो क्या है, विखंडन। क्या है, विखंडन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, फीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फीजन कहते हैं। दूसरा जो आपको प्रकार देखने को मिलता है सर, इसको हम लोग खंडन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और मेरे मित्र तीसरा जो आपको देखने को मिलता है वो क्या है, तो सर वो है आपका पुनर्जनन। पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन, जिसको हम लोग
रीजेनरेशन कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं, ठीक है। और अगला जो प्रकार आपको देखने को मिलता है वो क्या है, मुकुलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। मुकुलन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में चला, बडिंग कहते हैं। और अगला जो आपको प्रकार देखने को मिलता है बडिंग के बाद वो क्या है, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक। और आपका जो अगला प्रकार देखने को मिलता है वो क्या होता है सर, बीजाणु समासंघ, बीजाणु समासंघ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे मित्र, इसी को हम लोग अंग्रेजी में स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो आप अलैंगिक जनन तो समझ ही रहे हैं कि गुरुजी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई लिंग पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसमें केवल सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है, जिसमें गैमेट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सूक्ष्म जीव और पादप में देखने को मिलता है। कई कितने प्रकार के होते हैं चिला, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, दैट्स ऑल आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब के सब क्या हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन के प्रकार हैं, और इसी से सवाल पूछे जाते हैं। बस एक ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे याद रखना आप सभी, ये फिजन दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। क्या कहेंगे इसको सर, द्विविखंडन, द्विविखंडन पहला को, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या होगा, आप कहेंगे सर बहुविखंडन, दूसरा क्या होगा, बहुविखंडन, जिसको हम लोग मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं, मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। ये ध्यान में रखना। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये फिजन फिजन तो हम लोग पढ़े ही हैं, ये बता दो कि ये विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है। आइए ना एक एक करके हम एनसीईआरटी से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। मेरे मित्र, विखंडन का सीधा सा मतलब होता है बिखर जाना, टूट जाना। और ये विखंडन की प्रक्रिया आपको अमीबा जैसे जीवों में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, तो सर अमीबा की जो बॉडी की संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये अमीबा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो सर धीरे धीरे बड़ा होने के साथ इसका जो न्यूक्लियस है वो भी डेवलप होता है, इसका केंद्रक भी डेवलप होता है। और जब ये और मैच्योर हो जाता है सर, दो केंद्रक आसानी से डेवलप हो जाता है, तो ये अमीबा बीच से टूट करके सर एक संतति कोशिका इधर और एक संतति कोशिका इधर बना लेता है। तो मेरे मित्र, अमीबा में क्या होता है, आप सभी कहते हैं द्विविखंडन की प्रोसेस होती है। और इसलिए मैंने लिखा कि सर ये जो विखंडन की प्रोसेस है वो किसमें देखने को मिलती है, एक कोशिक जीव में, जिसमें क्या होता है बेसिकली सर, द्विविखंडन में होता क्या है बेसिकली, तो याद रखना सर, कोशिका विभाजन होती है। क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, या फिर क्या होता है, आप सभी कहेंगे विखंडन होता है। और विखंडन की प्रोसेस आपको कहां देखने को मिलती है, आप कहेंगे सर एक कोशिकीय जीव अमीबा में देखने को मिलती है। किसमें, एक कोशिकीय जीव अमीबा देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसमें सर अमीबा का शरीर दो भागों में टूट जाता है। यहां पे एनसीईआरटी एक लाइन कह रही है क्या, कि अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीव में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि सर जो जीवाणु या प्रोटोजोआ कैटेगरी के जंतु होंगे उसको बेसिकली हम लोग एक कोशिकीय जीव के श्रेणी में रखते हैं। तो इसके शरीर में जो जनन की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, इसका शरीर किसी भी तल से टूट जाएगा, किसी भी तल से क्या होगा, टूट जाएगा, और सर दो बराबर भाग में बंट जाएगा। अब ये याद रखना कि जो विखंडन है ये होते हैं दो प्रकार के। तो अमीबा में क्या हुआ है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अमीबा में द्विविखंडन हुआ है, अमीबा में द्विविखंडन हुआ है। और सवाल आपसे ये पूछा गया था कि अमीबा में द्विविखंडन के फलस्वरूप कितने संतति प्राप्त होते हैं, तो आप सभी कहेंगे अमीबा में द्विविखंडन के फलस्वरूप, अमीबा में द्विविखंडन के फलस्वरूप दो संतति प्राप्त होते हैं। कितने, दो संतति प्राप्त होते हैं, ये ध्यान में रखना, दो डॉटर सेल मिलते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन डैश से होता है, सर एक निश्चित तल से, किसी भी तल से, अनियमित तल से, नन ऑफ दिस। मेरे मित्र एनसीईआरटी में ये चीजें कही गई है क्या, कि सर अमीबा जैसे जीवों में
अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर अमीबा में जो द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है वो किसी भी तल से हो जाती है। अब ध्यान दो वहीं पे किसकी, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि कालाजार का रोगाणु किसको हम लोग बोलते हैं सर, लेशमानिया को बोलते हैं। कालाजार का रोगाणु किसको बोलते हैं, लेशमानिया को। तो अगर सवाल आपसे पूछ दे कि निम्न में से कालाजार के लिए रोगाणु है तो आप सभी कहेंगे लेशमानिया। और याद रखना क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोरे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। मेरे भाई सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रकार के जीव के सिरे पर कोरे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। आप कहेंगे सर लेशमानिया जैसे जीव के शरीर पर कोरे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। फिर क्या कहा जा रहा है कि ऐसे जीवों में द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मतलब क्या कि कालाजार के जो रोगाणु लेशमानिया है, कालाजार के जो रोगाणु लेशमानिया है, इसमें द्विविखंडन की प्रोसेस होती है। और वो भी कैसे, तो सर एक निश्चित तल में, एक निर्धारित तल में। देखो आप सभी कि ये आपका लेशमानिया है, ये आपका क्या है सर, लेशमानिया है। और ध्यान दो कि लेशमानिया की जो संरचना आपको दिख रही है ये कैसे दिख रही है सर, कोरा के तरह दिख रही है। अब ये मेरे मित्र जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, मैच्योर होते देखो पहले तो ये सिंगल ऐसे दिखा, फिर ऐसे धीरे धीरे मैच्योर हुआ, केंद्रक डेवलप हुआ, फिर ये केंद्रक अलग हटा, फिर ये यहां पे आया। अब यहां से ये क्या हुआ सर, दो बराबर भाग में बट गया, दो बराबर भाग में बट गया। तो मेरे भाई यहां पे जो लेशमानिया है इसमें क्या हो रहा है सर, उसका शरीर बट करके दो भाग में बट जा रहा है। तो हम कहेंगे द्विविखंडन की प्रोसेस हुई। और इसमें कितने संतति कोशिका मिले, दो। अंतर क्या है अमीबा और इसमें, अंतर यही है कि अमीबा में जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो किसी भी तल से हो जा रहा है, लेकिन लेशमानिया में एक निर्धारित तल, जब भी ये डिवाइड होगा तो सर ये इसी पार्ट से डिवाइड होगा, तो एक निर्धारित तल से हो रहा है। तो सर लेशमानिया में जो द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है वो निर्धारित तल से होती है, जबकि अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया आप कहेंगे किसी भी तल से हो जाती है। अब द्विविखंडन तो क्लियर है कि सर यहां पे भी दो संतति बन रहा है, एक होता है बहुविखंडन। तो बहु का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा। जनन, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव से बहुत सारा जीव प्राप्त हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुविखंडन। और मेरे मित्र ध्यान दो, कहा जा रहा है यहां पे एनसीईआरटी के द्वारा कि मलेरिया परजीवी में, मलेरिया परजीवी किसको बोला जा रहा है, प्लाज्मोडियम को। तो याद रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मलेरियल पैरासाइट। आप सभी कहेंगे सर प्लाज्मोडियम, क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया परजीवी में प्लाज्मोडियम जीव जनन कैसे करता है, तो आप सभी ध्यान दो कि ये प्लाज्मोडियम की संरचना है। और ये जब भी सर जनन करेगा इसमें से बहुत सारी क्या होंगे सर, अलग अलग संतति कोशिका देखने को मिलेगा। तो आप ये कहोगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, बहुविखंडन। क्या हो जाएगा, बहुविखंडन। ये चीज ध्यान रखना, इसी को हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो सर अमीबा और लेशमानिया में द्विविखंडन, और मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में क्या होगा, आप कहेंगे बहुविखंडन, जिसमें हमें क्या होगी सर, जनन के प्रक्रिया के उपरांत एक से अधिक आप कह सकते हो प्लाज्मोडियम देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो पाई होगी। आइए अब बात करते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन की। नाम से यह स्पष्ट है, खंडन। आप कहते हो ना कि हमने इस बात का खंडन करा है, मतलब हमने इस बात को तोड़ा है। खंडन का मतलब ही होता है सर खंडित कर देना, तोड़ देना, टुकड़ा टुकड़ा में कर देना। जैसे कि ये रिमोट है चिल्ला, ठीक है, और इस रिमोट को मान लो कि ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है ये स्पाइरोगैरा है। क्या है, स्पाइरोगैरा, ये रिमोट ऐसे। अब इस रिमोट को हम यहां से तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इस रिमोट को हम क्या कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो यहां पे देख रहे हो रेड वाला पोर्शन, इस लाइन से तोड़ दे रहे हैं, यहां से। आप क्या पाओगे कि गुरुजी तोड़ने के बाद आप फिर लगा दोगे तो रिमोट पैदा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ऐसा मैंने आपको किसमें दिखाया सर, रिमोट जैसी संरचना दिख रही है स्पाइरोगैरा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, याद रखो स्पाइरोगैरा, 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 स्पाइरोगैरा। और इसमें क्या होता है सर, इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो आपका खंडन प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। खंडन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब ध्यान दो यहां पे, ध्यान दो यहां पे, कहा जा रहा है कि सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। ये जो स्पाइरोगैरा है, अभी तक जो आप चर्चा कर रहे थे
सर अमीबा की, लेशमानिया की, प्लाज्मोडियम की, ये सब एक कोशिकीय जीव थे, इनके शरीर में एक ही कोशिका थी। लेकिन अब जो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, सर स्पाइरोगारा की, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं सर, सरल बहुकोशिकीय जीव कह सकते हैं। क्या कहेंगे कि गुरुजी ये सरल बहुकोशिकीय जीव है, ये सरल बहुकोशिकीय जीव है। और क्या कहा जा रहा है कि सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगोरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये जो स्पाइरोगोरा है, ये जब पूरा तरीके से डेवलप हो जाता है तो सर ये छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और खंडित होने के बाद यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो स्पाइरोगारा आप कहेंगे सरल बहुकोशिकीय जीव है, जिसमें जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, आप सभी कहेंगे खंडन के माध्यम से होती है। कैसे होता है सर, तो स्पाइरोगारा पहले सर क्या होता है, विकसित होता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। आप देखो कि ये स्पाइरोगारा की संरचना है, और ये जो मेरे मित्र आप सभी इस तरीके से देख रहे हो कि ये जो आपको संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और यहां जो आपको संरचना दिख रही है, इसको हम लोग सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। मेरे मित्र क्या होता है कि जब ये स्पाइरोगारा आपका पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, जब ये स्पाइरोगारा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, तो विकसित होने के बाद मेरे मित्र क्या होता है, ये सर खंडित हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद आपको एक से दो क्या मिल गए, स्पाइरोगारा मिल गए। तो मेरे मित्र अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने शरीर को खंडित कर उस खंडित भाग से नया जीव उत्पन्न कर दे, क्या कहलाएगा सर, खंडन कहलाएगा, जो किसमें होता है सर, स्पाइरोगारा में होता है। तो आप क्या कहिएगा कि सर विखंडन अमीबा, लिस्मानिया और प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा, खंडन आप कहेंगे स्पाइरोगारा में देखने को मिलेगा। अगला मेरे मित्र जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है पुनरुद्भवन, जिसको हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं। इसको ध्यान से समझना, ये इतनी सारी बातें आपको नहीं याद रखनी है, ये तो बस एनसीईआरटी का निचोड़ है। मेरा ये ध्येय है कि किसी भी प्रकार का सवाल आपसे न छूटे। मेरे मित्र रीजेनरेशन, पुनर्जनन का अर्थ ही क्या होता है, फिर से जन्म ले लेना, पुनर्जनन हो जाना। मतलब समझो कि कोई व्यक्ति मर गया और फिर से वो खड़ा हो जाए, तो इसको हम लोग पुनर्जनन कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे जीव हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव क्या होंगे सर, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मामला खत्म हुआ, विखंडन में ही एक कोशिकीय चला गया, खंडन से हम किसको देख रहे हैं, बहुकोशिकीय को देख रहे हैं। तो हाइड्रा आप कहेंगे बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में आता है। कई बार हम लोग एक कोशिकीय कह देते हैं, गलत है। चला ध्यान रखो क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग, मेरे मित्र ये जो कायिक भाग है इसी को हम लोग काया कहते हैं। काया का मतलब क्या हुआ, शरीर। काया का मतलब क्या हुआ, शरीर। जैसे आप सभी भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, ये भगवान हमारा निरोग काया दिह, मतलब क्या, हमारा जो शरीर है उसको निरोग कर देना। तो मेरे मित्र कायिक का मतलब क्या हुआ, शरीर। तो कहा जा रहा है कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नई जीव के निर्माण की क्षमता क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की क्षमता कहलाती है, या पुनर्जनन कहलाती है। क्या कहा जा रहा है कि उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। मेरे मित्र क्या कहा गया कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीवों को, शरीर को कई टुकड़ा में काट दिया जाए तो सर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव उत्पन्न होता है। आप ये देखो कि ये जो यहाँ पे हमारा डायग्राम है ये किसका है, प्लेनेरिया का है। किसका है, प्लेनेरिया का। और मेरे भाई आप क्या देख रहे हो कि ये पूरा बॉडी क्या है, ये पूरा बॉडी क्या है सर, प्लेनेरिया का है। पूरा बॉडी क्या है, प्लेनेरिया का। इसको हमने क्या करा सर, इसको हमने 3 भाग में खंडित कर दिया। ये देखो ये 3 भाग में खंडित हो गया, 3 भाग में खंडित हो गया। अब इस तीनों भाग से आपको एक अलग प्लेनेरिया देखने को मिल रहा है और ये ग्रो होकर के ये इतना बड़ा हो गया। तो पुनर्जनन का मतलब क्या हुआ कि किसी जीव के शरीर को पूरा छत बिछत कर दो, ठीक है, और छत बिछत करने के बाद जो उसका छत बिछत भाग है, पूरा टुकड़ा टुकड़ा वाला भाग है, उसको आप क्या करो, छोड़ दो। आप देखोगे वो डेवलप हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। और पुनर्जनन की प्रक्रिया बेसिकली किसमें होगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जंतु में होगा। तो पुनर्जनन के माध्यम से जनन करता है, आप कहेंगे हाइड्रा और प्लेनेरिया। पुनर्जनन में क्या होता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें जो जीव के शरीर होते हैं वो कई टुकड़ों में बटे होते हैं, फिर भी उस टुकड़ा से नया जीव विकसित हो जाता है। मेरे मित्र याद रखना
क्या कहा जा रहा है कि पुनर्जनन विशिष्ट कोशिका द्वारा संपादित होता है। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए, अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि पुनर्जनन डैश कोशिका द्वारा संपादित होता है, आप सभी कहेंगे विशिष्ट कोशिका द्वारा संपादित होता है। ठीक है, अब क्या होता है, तो मेरे मित्र जब विशिष्ट कोशिका के द्वारा संपादित होता है तो आप सभी ये ध्यान रखना कि इनमें कोशिका का क्रम प्रसरण होता है, यानी कि कोशिका जो है वो क्रम से विस्तृत होती है, फैलती है, जिससे बहुत सारे कोशिका बनते हैं। और ये जो कोशिका का समूह होता है ये परिवर्तन के दौरान क्या करता है, विभिन्न प्रकार की कोशिका और उत्तक का निर्माण करता है। और इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं सर, परिवर्धन या फिर विकास होना, डेवलपमेंट होना कहते हैं। अब याद रखना आप सभी कि ये जो पुनरुद्भवन जनन के पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की क्षमता है ये सर जनन के समान नहीं है, ये रिप्रोडक्शन के समान नहीं है। ये आप कह सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में तो रखते हैं, लेकिन दैट आर नॉट अ सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर समानता नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। तो मेरे मित्र ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से कोई और जीव होगा तो उसको काट देंगे तो हमको उससे नया जीव मिल जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग रीजनरेशन को क्या कहते हैं सर, ये जनन के समान नहीं होता है। रीजनरेशन किसमें होगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया में होगा। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि अगला जो है वो आपका क्या है, मुकुलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। देखो कि बडिंग भी क्या होता है सर, हाइड्रा में होता है। और याद रखना कई बार ये सवाल पूछा जाता है, निम्न में से किस जीव के शरीर में पुनर्जनन की क्षमता होती है। तो अगर आपके ऑप्शन में हाइड्रा रहे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी हाइड्रा तो होगा ही होगा। और अगर सवाल ये रहे निम्न में से किस जीव के शरीर में पुनर्जनन और बडिंग मुकुलन दोनों के थ्रू जनन की प्रक्रिया होती है, आप कहेंगे हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग और रीजनरेशन दोनों के थ्रू जनन की प्रक्रिया होती है। कहा जा रहा है कि हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। मतलब हाइड्रा में जो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है वो उस कैपेसिटी का उपयोग कहां पे करते हैं, मुकुलन बडिंग में करते हैं। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। जैसे कि ये मान लो कि हमारा हाइड्रा है, चला ये हमारा हाइड्रा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मेरे मित्र ध्यान देना कि इसमें नियमित कोशिका विभाजन के चलते, इसमें नियमित कोशिका विभाजन के चलते आपको क्या देखने को मिलती है सर, इस तरह की उभार देखने को मिलती है। ये वाली उभार देख रहे हो सर, ये उभार देखने को मिलती है। कह रहा है कि ये उभार धीरे धीरे वृद्धि करता है, और ये जो उभार धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन यानी कि बर्ड कहते हैं। और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जैसे पहले तो कोशिका विभाजन हुआ, उसके वजह से यहां पे उभार बना। अब ये उभार जो है वो कैसा हो गया सर, मुकुलन का रूप ले लिया, बर्ड का रूप ले लिया। अब ये नन्हा जीव धीरे धीरे विकसित हुआ इस तरीके से इसके शरीर में, और विकसित होने के बाद इससे ये अलग हो गया, डिटैच हो गया और अपना एक नया हाइड्रा बन गया। ये सबको धत्ता दिखा दिया। तो हाइड्रा में जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है सर, बडिंग के वजह से। और याद रखना कि क्या होता है कि हाइड्रा में कोशिका के नियमित विभाजन के चलते एक उभार होता है, और वही उभार किस में बदल जाता है सर, बर्ड में बदल जाता है, मुकुलन में बदल जाता है। मेरे मित्र ये सेम प्रोसेस आपको ईस्ट में भी देखने को मिलता है। ये जो आपका डायग्राम है ये क्या है, ईस्ट में मुकुलन, क्या है, ईस्ट में मुकुलन। और ध्यान देना आप सभी, ध्यान देना आप सभी कि जो ईस्ट है इसकी संरचना आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है सर, इसमें ये इस तरीके से बर्ड निकला। अब ये बर्ड फिर पूरी तरीके से विकसित हुआ, और धीरे धीरे मेरे मित्र ये बर्ड जो है ये इतना विकसित हो गया कि अब ये अलग होकर के क्या करता है, अलग होकर के नया ईस्ट का निर्माण कर लेता है, अलग होकर के नया ईस्ट का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे आप सभी ये ध्यान रखो कि हाइड्रा, हाइड्रा तथा ईस्ट में, हाइड्रा तथा ईस्ट में, हाइड्रा तथा ईस्ट में बडिंग यानी कि मुकुलन, बडिंग विधि से जनन होता है, जनन होता है। दूसरा पॉइंट आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि हाइड्रा में जनन बडिंग एवं, हाइड्रा में जनन बडिंग एवं रीजनरेशन,
बडिंग एवं रीजनरेशन दोनों होता है, दोनों होता है। याद रहेगा? आप कहेंगे बिल्कुल याद रहेगा। अब मेरे मित्र ध्यान दो, ये तो हुई मुकुलन की बात। अब हम लोग कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, ये आपको सर सूक्ष्म जीव और पादप में देखने को मिलता है। तो स्पेशली ये जो कायिक प्रवर्धन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको किसमें देखने को मिलती है? सर पौधों में देखने को मिलती है। किसमें? पौधों में। कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। तो कायिक प्रवर्धन और लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नए जीव का उत्पादन कैसे होता है। आप कहेंगे सर ये तो केवल पौधे ये पौधा में देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि कायिक प्रवर्धन में जो हमें नया पौधा प्राप्त होगा वो पेरेंट पौधे के या तो जड़ से प्राप्त होगा या तना से या फिर पत्ती से। तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें हमें सर जो नया पौधा है वो पेरेंट पौधे के जड़, तना और पत्ती से प्राप्त हो, क्या कहेंगे? सर कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन में पौधे का कौन सा हिस्सा भाग लेगा? आप कहेंगे जड़, तना तथा पत्ती। ठीक है। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के जड़, तना और पत्ती से जनन की प्रक्रिया हो, नया पौधा उत्पन्न हो, कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। कायिक प्रवर्धन में कौन भाग लेगा? पौधे का जड़, तना और पत्ती। ध्यान रखना। अब मेरे मित्र एनसीईआरटी की ये लाइन है, आप सभी याद रखेंगे कि अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। तो मेरे मित्र जीव के अपेक्षा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको किस में देखने को मिलती है? पौधे में देखने को मिलती है। अब ध्यान देना कि पर्तन यानी कि लेयरिंग, कलम यानी कि ग्राफ्टिंग, रोपण यानी कि प्लांटिंग। तो लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, प्लांटिंग ये सब क्या है? कायिक प्रवर्धन की सर तकनीक का, ये कायिक प्रवर्धन की मेथड है। और इस मेथड का उपयोग कहां किया जाता है? सर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में किया जाता है। ठीक है। किसके लिए? जैसे कि आप सबों को मालूम है कि गन्ना अगर हमें लगाना है तो गन्ना के जो तने होंगे उसको काट करके लगाना होगा। गुलाब का पौधा, गुलाब किसी के दरवाजे पर आप देखें कि बहुत अच्छा खिल रहा है, आपको मन हुआ कि ये थोड़ा हमरो दे दे, तो क्या करिएगा? उसका एक डंठल काट के लाइएगा और अपने यहां लगा लीजिएगा। अंगूर के साथ भी इसी तरीके से होता है। तो मेरे मित्र ये जो आपका कायिक प्रवर्धन है ये मूल रूप से कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। सर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, याद रखना। पर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ पे पर्तन को हम लोग लेयरिंग कहते हैं। पर्तन को क्या कहते हैं? लेयरिंग। कलम लगाना ग्राफ्टिंग। ठीक है। और रोपण को हम लोग क्या कहते हैं? प्लांटिंग। तो ये सब क्या है? सर कायिक प्रवर्धन के मेथड हैं। कायिक प्रवर्धन के मेथड हैं जो हमको कृषि में देखने को मिलता है। गन्ना, गुलाब, अंगूर, सर इन गन्ना, गुलाब, अंगूर ये सभी कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही क्या होते हैं? सर डेवलप होते हैं। मेरे मित्र याद रखना, आप सभी आपने इस चीज को देखा भी होगा कि आम के मौसम में लोग ग्राफ्टिंग करता है, कलम लगाता है और कहता है अरे ये तो कलम वाला पेड़ है, जल्दी ये फल दे देगा। तो क्या कहा जा रहा है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधे की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जो नया पौधा उत्पन्न होता है वो बीज द्वारा जो नया पौधा उत्पन्न होगा उसके अपेक्षा कम समय में फूल और फल देने लगता है। यानी कि ये फलने फूलने लगता है। मतलब जो कलम किया हुआ रहता है वो बीज द्वारा बोए गए पौधा से जल्दी फलने फूलने लगता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखना ये जो कायिक प्रवर्धन की विधि है ये केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो याद रखना कि कायिक प्रवर्धन पौधे के आप कहेंगे जड़, तना और पत्ती से होगा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और प्लांटिंग। सर कायिक प्रवर्धन से जो उगाए गए पौधे होंगे वो बीज से उगाए गए पौधे की अपेक्षा कम समय में फलने फूलने लगेंगे। और फिर याद रखेंगे कि सर वैसा पौधा जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुका होता है उसका भी उत्पादन हम लोग किसके थ्रू करते हैं? कायिक प्रवर्धन के थ्रू करते हैं। और मेरे मित्र ध्यान देना, कहा जा रहा है कि कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे सर समान होते हैं। सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो जनक पौधे के समान होते हैं।
अब मेरे मित्र याद रखो आप सभी, ये तो कायिक प्रवर्धन का कंसेप्ट हुआ। कायिक प्रवर्धन में याद रखना कि ये जो आप पत्ती देख रहे हो ये किसकी पत्ती है? ब्रायोफाइलम की पत्ती है। ये ब्रायोफाइलम की पत्ती से आप देखो कि पत्ता निकल रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं। और जब ये बर्ड्स जमीन पे गिरता है तो ये फिर से नया ब्रायोफाइलम का पेड़ तैयार कर देता है। तो वही कहा जा रहा है कि ब्रायोफाइलम की पत्ती को कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो ब्रायोफाइलम में कुछ इसी तरीके से होता है। ये जो है ये आपका प्लांटिंग का प्रोसेस है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके एक तना को काटा गया, तना को काटा गया और उसको यहाँ पे आकर के रोक दिया गया, यानी कि ये फिर से नया पौधा उत्पन्न कर देगा। अब मेरे मित्र ये जो कायिक प्रवर्धन होता है ये तो एक हुआ नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, कि पौधे के जड़, तना, पत्ती को आप कहीं से भी लाओ, उसको लगाओ। दूसरा होता है सर आर्टिफिशियल मेथड, जिसको हम लोग एनसीईआरटी में उत्तक संवर्धन या फिर इसी को हम लोग टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। उत्तक संवर्धन या फिर टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। क्या होता है? तो कहा जा रहा है कि उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। मतलब जब हम टिश्यू कल्चर प्रोसेस का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे पौधे के उत्तक या फिर उसके कोशिका को शीर्ष भाग से काट करके हम लोग क्या करते हैं? नया पौधा बनाते हैं। कैसे? तो मेरे मित्र जो आपका मतलब टिश्यू कल्चर में पौधा शामिल होता है उसमें किसी पौधे के जो कोशिका है या उसके जो उत्तक है उसको शीर्ष से काटे। अब उस कोशिकाओं को हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं, ठीक है, जिससे कोशिका विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। और कैलस को वृद्धि एवं विभेद के हार्मोन के उपयुक्त में एक अन्य माध्यम में हस्तांतरित करते हैं और फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे वे वृद्धि कर विकसित हो जाते हैं। मेरे मित्र ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, अगर उत्तक संवर्धन द्वारा पौधे को उपजा रहे हैं तो पौधे का जो हम जिसको उपजाएंगे उसका उत्तक लेंगे, उसको काट दिए ऊपर से, फिर उसको क्या करते हैं? वैसे माध्यम में रहते हैं जहां पे वो सर उसकी कोशिकाएं विभाजित हो, और जब वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, उसमें कैलस निर्मित हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं? सर मिट्टी में रोप देते हैं और फिर से हमें नया पौधा, जो वांछित पौधा चाहिए, वो मिल जाता है। तो उत्तक संवर्धन किसके लिए जरूरी है? अगर हमें कोई डिजायर्ड प्लांट चाहिए उसके लिए जरूरी है। कहा जा रहा है कि उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थिति में उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो किस तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं? आप कहेंगे उत्तक संवर्धन द्वारा। और सजावटी पौधे के लिए निम्न में से किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? आप कहेंगे सर उत्तक संवर्धन, यानी कि हम लोग टिश्यू कल्चर प्रोसेस का उपयोग करते हैं। तो यहां से आपके एग्जाम में 3 सवाल बन सकते हैं। 3 सवाल बन सकते हैं। क्या? कि कृत्रिम तरीके से नए पौधे को उगाने की प्रकृति, नए पौधे को उगाने की प्रक्रिया, आप सभी कहेंगे सर उत्तक संवर्धन। क्या कहेंगे? उत्तक संवर्धन। फिर आप सभी क्या कहेंगे कि जब उत्तक संवर्धन प्रक्रिया में जब कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है तो निम्न में से डैश का निर्माण होता है? आप कहेंगे कैलस का निर्माण होता है। किसका? कैलस का निर्माण होता है। फिर अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाए कि डैश तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं, आप कहेंगे सर उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक संक्रमण मुक्त पौधे जो है वो उत्पन्न किए जा सकते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग सजावटी पौधों के संवर्धन के लिए किया जाता है? आप कहेंगे उत्तक संवर्धन का उपयोग सजावटी पौधे के संवर्धन में किया जाता है। याद रहेगा ये चीज। अब लास्ट जो आपका है वो क्या है? बीजाणु समासंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है? ये बेसिकली आपको कवक में देखने को मिलता है। क्या कहा जा रहा है? कि अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचना पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे सरल बहुकोशिक जीव हैं जिसमें आपको विशिष्ट जनन के लिए अलग से संरचना देखने को मिलती है। कहा जा रहा है कि राइजोपस के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये राइजोपस की संरचना है और इसका जो ये ऊर्ध्व तंतु है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोंजियोफोर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोंजियोफोर कहते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप एक स्पोंजिया देख रहे हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पोंजिया कहते हैं, जिसको हिंदी में बीजाणुधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीजाणुधानी बोला जाता है। तो कहा जा रहा है कि राइजोपस के ऊर्ध्व तंतु पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती है और ये गुच्छ बीजाणुधानी कहते हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं क्या होती है सर? इस बीजाणुधानु में बीजाणु होता है और यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो मेरे मित्र ये जो बीजाणु समासंग है ये किस जीव में होता है? आप सभी कहेंगे राइजोपस में, जो कि क्या है? आप कहिएगा गुरुजी ये तो कवक है। क्या है? ये तो कवक है।
याद रखना कि इसको हम लोग हाइफा भी करते हैं, वर्टिकल हाइफा भी कहते हैं, या फिर ये जो एस्प्रोंजिया है, ये जो आपका बीजाणुधानी है, इसको हम लोग एस्प्रोंजियम के नाम से जानते हैं। एस्प्रोंजिया हम कह रहे हैं, ठीक है, एस्प्रोंजियम भी कहते हैं, ठीक है, बीजाणुधानी, बीजाणुधानी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, बीजाणुधानी कहते हैं। और इसमें क्या होता है सर, बीजाणु होते हैं, ये छोटे छोटे देख रहे हैं, इसको हम लोग एस्प्रोंजियोफोर कहते हैं, एस्प्रियोंजियोफोर या वर्टिकल हाइफा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना आप सभी कि बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, इसके चारों ओर क्या होता है, एक मोटा भित्ति होता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में इसकी क्या करता है, रक्षा करता है, और नम सतह के संपर्क में वह वृद्धि करने लगता है। तो मेरे मित्र, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से निम्न में से कौन सा सरल बहुकोशिक जीव जनन प्रक्रिया को करता है, आप सभी कहेंगे राइजोपस। क्या कहेंगे, राइजोपस। उत्तक संवर्धन आप कहेंगे बिल्कुल समझ रहे हैं, कायिक प्रवर्धन बिल्कुल समझ रहे हैं, फिर मेरे मित्र आप कहेंगे मुकुलन बिल्कुल समझ रहे हैं, पुनरुद्भवन बिल्कुल समझ रहे हैं, खंडन समझ रहे हैं, गुरुजी विखंडन समझ रहे हैं। मतलब अब आपको किसी भी टॉपिक से सवाल पूछ दिया जाए, आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि अगर आप सभी रेलवे के आगामी भर्ती परीक्षा के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हो, तो ये बैच आप सबों के लिए रामबाण साबित होगा। जिस तरह आपने यहाँ पे चीजों को देखा है कि एक एक चीज को मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रखा, इसी तरीके से आपके इस बैच में कंप्लीट क्लास 9th एंड 10th के जो चैप्टर हैं उसका हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपको आगामी किसी भी परीक्षा में एनसीईआरटी की कमी महसूस ना हो। ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अब कोई भी सवाल आपके सामने दे दिया जाए, आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।